हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे टेम्पेस्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। टेम्पेस्ट एक प्ले है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हु इज़ द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान? ड्यूक ऑफ मिलान कौन है? राइटफुल का मतलब वास्तविक जो ड्यूक है मिलान का कौन है टेम्पेस्ट में? तो वास्तविक ड्यूक है प्रॉस्पेरो, लेकिन प्रॉस्पेरो को इसके छोटे भाई ने बेघर कर दिया है, फोर्सफुली निकाल दिया है इसकी बेटी मिरांडा के साथ, क्योंकि इनका छोटा भाई जो एंटोनियो है बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का है। प्रॉस्पेरो अपनी स्टडी में और इस समय ये मैजिक बुक्स पढ़ रहा होता, मैजिक सीखने में लगा हुआ होता, तो अपनी स्टडी और मैजिक में इतना जो है मस्त हो जाता है कि इसे अपने शासन का ध्यान देता नहीं और अपने छोटे भाई पे भरोसा कर लेता है कि ये तो सब ठीक ठाक चला ही रहा होता है। लेकिन एंटोनियो इतना दुष्ट होता है कि ये प्रॉस्पेरो यानी अपने भाई का जो दुश्मन है ओलोंजो, पड़ोसी जो राजा है, किंग ऑफ नेपल्स जिसे बोला जाता है, ओलोंजो से समझौता कर लेता है और कहता है कि आप हमारा शासन स्थापित कराइए हमारे राज्य में, हमारे भाई को बेदखल कराइए और इसमें आप मेरी मदद करो, मैं आपको एनुअली कुछ न कुछ ट्रिब्यूट में देता रहूँगा, मीन्स कुछ संपत्ति, कुछ मोहरें, कुछ पैसा दिया करूँगा हर साल। ओलोंजो तो यही चाहता था, तो ओलोंजो ने उसकी मदद की और इसने अपने भाई को और इस मिरांडा को, दोनों को जो है शासन से बाहर कर दिया और फोर्सफुली एक नाव में, एक शिप में रख देता है जो कि एकदम जर्जर कंडीशन में है और बिना पतवार के ये ऐसे ही उसे बहा देता है समुद्र में। लेकिन एक इनका नौकर है प्रॉस्पेरो का, वो अच्छा काम ये करता है कि कुछ फूड और इनकी कुछ जादुई किताबें वहाँ पहले से ही रख देता है जहाज़ में, जिससे कि ये सरवाइव कर पाते हैं और इनका जहाज़ एक आइलैंड पे रुकता है जाकर के, वहीं पर ये लोग वहीं पर अपना रहने लगते हैं। ठीक है, प्रॉस्पेरो की ये स्टोरी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हु इज़ द स्पिरिट दैट सर्व्स प्रॉस्पेरो? प्रॉस्पेरो की सेवा करने वाली स्पिरिट का नाम है एरियल। एरियल इनकी हर स्टेप पर काम में आ रहे हैं जो स्पिरिट है ना। क्यों एरियल इनका काम क्यों कर रही है प्रॉस्पेरो को? क्योंकि जब ये उस आइलैंड पे पहुंचे थे प्रॉस्पेरो, तो वहाँ एक साइकोरेक्स नाम की चुड़ैल थी और उसका एक बेटा था कैलिबन। तो साइकोरेक्स चुड़ैल ने इस एरियल को पहले से बंदी बना रखा था, तो एरियल को फ्री कराया प्रॉस्पेरो ने साइकोरेक्स से। तो एहसान के तौर पर एरियल जो है प्रॉस्पेरो का काम कर रहा है। साथ ही साथ प्रॉस्पेरो का शासन वो तो जादुई मैजिक जानता है, तो एरियल उससे बच के भी नहीं जा सकता। प्रॉस्पेरो ने कहा कि मेरा काम हो जाएगा तो हम आपको फ्री कर देंगे। तो एरियल इस पूरे प्ले में बार बार फ्रीडम की डिमांड करता है। तो इससे एक थीम इस प्ले का ये भी बनता है कि फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, फ्रीडम पर भी फोकस करता है ये प्ले टेम्पेस्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज कैलिबन्स रिलेशनशिप टू द आइलैंड? आइलैंड से जिस पर प्रॉस्पेरो इस समय रहता है, उस आइलैंड का कैलिबन के साथ क्या रिलेशनशिप है? देखो, कैलिबन जो है वहाँ का ओरिजिनल निवासी है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट है। वो अच्छा हो या बुरा हो, कुछ क्रिटिक्स तो ये कहते हैं कि कैलिबन अच्छा था या बुरा था, वो अपनी ज़मीन पर रह रहा था, लेकिन किसी दूसरे देश के व्यक्ति ने वहाँ जाकर के उसे परेशान किया और उस पर कब्जा किया। तो टेम्पेस्ट का संबंध ठीक उसी तरीके से देखा जा रहा है जैसे कोलोनाइजेशन करते हैं लोग। अंग्रेज़ों ने दुनिया के कई देशों में अपनी कॉलोनी स्थापित की और उन पर शासन किया। ठीक उसी तरीके से कुछ क्रिटिक्स देख रहे हैं कि प्रॉस्पेरो जाकर के एक दूसरे आइलैंड पे अपना शासन स्थापित करता है, वहाँ के निवासी को परेशान करता है, कैलिबन जो है उससे भी अपने हिसाब से काम कराता है। तो इसे कोलोनाइजेशन का भी एक थीम, एक मैसेज टेम्पेस्ट से में दिखता है। ठीक है, ऑप्शन बी। आई होप ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट है, वाई डज प्रॉस्पेरो ट्रीट कैलिबन हार्शली? प्रॉस्पेरो जो है कैलिबन के साथ बहुत सख्ती से पेश क्यों आ रहा है? क्योंकि कैलिबन क्या करता है, कैलिबन ने ट्राई किया था अटैक मिरांडा उसकी लड़की पर अटैक करने की कोशिश की थी कैलिबन ने, है ना। तो इसलिए प्रॉस्पेरो बिल्कुल भी इसे ढील नहीं देना चाहता है। प्रॉस्पेरो इनिशियली ट्रीटेड कैलिबन काइंडली, शुरुआत में प्रॉस्पेरो काइंडली थोड़ा सा इसे ट्रीट किया,
लेकिन ये बहुत दुष्ट था, तो प्रोस्पेरो ने फिर वैसा ही व्यवहार इसके साथ करना शुरू कर दिया। व्हाट डज प्रोस्पेरोज बुक सिम्बोलाइज? प्रोस्पेरो की जो बुक है, बुक्स मैजिक की हैं, तो मैजिक और पावर, उस मैजिक के दम पर ही ये अपना पूरा शासन वहाँ पर चला रहा है। उसी मैजिक के दम पर प्रोस्पेरो ने साइकोरेक्स से कैलिबन उसे एरियल को छुड़ाया। उसी मैजिक के दम पर जो प्रोस्पेरो है वहाँ शासन कर रहा है, और उसी वजह से एरियल भी इसकी सेवा कर रहा है, इससे बचकर नहीं जा सकता है ना। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, व्हाट थीम इज रिफ्लेक्टेड इन मिरांडा एंड फर्डिनांड्स लव स्टोरी? मिरांडा और फर्डिनांड की लव स्टोरी में कौन सा थीम हमें देखने को मिलता है? तो वो है सही आंसर रिकॉन्सिलिएशन, क्योंकि फर्डिनांड है ओलोंजो का लड़का, है ना, जो पड़ोसी ड्यूक ऑफ नेपल्स जिसे बोलते हैं, किंग ऑफ नेपल्स है, उस ओलोंजो का लड़का है। तो एक मिरांडा और फर्डिनांड की लव स्टोरी है। इससे क्या है कि थोड़ा समझौता जैसी स्थिति बनती है, जो दो दुश्मन लोगों के परिवार में जब वैवाहिक संबंध हो जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा समझौतावादी चीज़ें हो जाती हैं, और रिन्यूअल, रिकॉन्सिलिएशन एंड रिन्यूअल की बात होती है। ऑप्शन सी। व्हाट इज़ द जॉनर ऑफ द टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट क्या है? ट्रेजेडी है, हिस्ट्री है, रोमांस है या कॉमेडी है? तो टेम्पेस्ट इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो रोमांस है, और वैसे इसे ट्रेजी कॉमेडी की कैटेगरी में भी रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। द थीम ऑफ फॉरगिवनेस इज प्राइमरीली शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट? देखो, टेम्पेस्ट में फॉरगिवनेस का भी एक थीम है, यानी माफ़ कर देने वाली बात भी हमें समझ आती है टेम्पेस्ट को जब पढ़ते हैं, क्योंकि प्रोस्पेरो अंत में सबको माफ़ कर देता, किसी से बदला नहीं लेता है ना। तो इसमें क्या सही आंसर है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोस्पेरो फॉरगिविंग हिज एनिमीज एंड फ्रीइंग एरियल। अंत में आप देखेंगे कि प्रोस्पेरो ने अपने सभी एनिमीज को फॉरगिव कर दिया है, माफ़ कर दिया है, और एरियल को भी फ्री कर दिया है, उसे भी स्वतंत्रता दे दी। ऑप्शन बी। विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड व्हेन प्रोस्पेरो क्रिएट्स द स्टॉर्म एट द बिगिनिंग? प्रोस्पेरो जब शुरुआत में, प्ले के शुरुआत में आप देखेंगे कि स्टॉर्म ही आ रहा है, स्टॉर्म, एक तूफान आया हुआ है समुद्र में। तो ये क्या है? ये फॉर शेडोइंग है। फॉर शेडोइंग का मतलब इस घटना से आगे क्या होने वाला है प्ले में उसका अंदाज़ा लग जाता है ना। फॉर शेडोइंग, ऑप्शन बी। फॉर शेडोइंग का मतलब पहले से ही कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं। क्या पता चल जाता है? इन द फर्स्ट सीन फॉर शेडोज द केयास एंड ट्रांसफॉर्मेशन दैट विल अकर थ्रू आउट द प्ले। इट ऑल्सो सिम्बोलाइज प्रोस्पेरोज कंट्रोल ओवर फेट एंड डेस्टिनी। और जो टेम्पेस्ट है, जो स्टॉर्म है, वो लाया है प्रोस्पेरो अपने जादू से। तो प्रोस्पेरो का कंट्रोल, ये भी पता चलता है कि प्रोस्पेरो अगर ऐसा कर सकता है तो पूरे प्ले में प्रोस्पेरो का जादू जो है वो डोमिनेट करेगा, यानी आगे कैसे कैसे घटनाएं होंगी वो बातें अगर पता चलती हैं तो उस डिवाइस को फोर शेडोइंग कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन वाज द टेम्पेस्ट फर्स्ट परफॉर्म्ड? टेम्पेस्ट सबसे पहली बार कब परफॉर्म किया गया था? तो सही आंसर है 1611। ठीक है, द टेम्पेस्ट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1611 एट द कोर्ट ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट। इट वाज लेटर पब्लिश्ड इन 1623। 23 में तो इनके सारे ही प्ले पब्लिश हुए थे, एक पेरिक्लीज को छोड़कर। ठीक है, फर्स्ट फोलियो में। विच फेमस क्रिटिक कंसिडर्ड द टेम्पेस्ट एन एलिगरी ऑफ कॉलोनियलिज्म? तो कौन सा ऐसा फेमस क्रिटिक है? तो स्टीफन ग्रीनवाल्ड कहते हैं कि टेम्पेस्ट है एक एलिगरी भी है जो कॉलोनियल सिस्टम को बताती है। जैसे प्रोस्पेरो एक जगह से गया, अपने राज्य से जाकर के किसी दूसरे स्थान पर जाकर के वहाँ अपना शासन जमाया, और वहाँ के रहने वाले कैलिबन को अपना नौकर बनाया, और उससे चाहे जैसे काम किया, चाहे जब उसे डांटा, फटकारा, परेशान किया। ठीक है, ठीक ऐसा ही अंग्रेज़ों ने किया है दुनिया के कई देशों में जहाँ अपनी कॉलोनी स्थापित की। चाहे इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे अच्छे से समझ आ जाएगा। इंडिया में भी इसी तरीके से अंग्रेज अपनी ज़मीन से आए और इंडिया में आकर के यहाँ के लोगों पर प्रभुत्व स्थापित किया, यहाँ के लोगों से चाहे जैसे ज़बरदस्ती से या जो भी है काम कराए। ठीक है, और यहाँ लोगों का शोषण किया। तो इसी तरीके का मैसेज देता है टेम्पेस्ट प्ले। ऐसा कौन मानता है, कौन सा क्रिटिक मानता है? स्टीफन ग्रीनवाल्ड का ये मानना है। ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है
तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर जाकर सर्च करो लर्न विद पवन सर, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अभी बहुत सारे उस पर सब्सक्राइबर नहीं हैं, जल्दी जल्दी से संख्या बढ़ेगी तो उस पर और भी काम करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर मैं फ़िलहाल सारी क्लासेस को और PDF को भी वहाँ पर सेंड करने का प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखता हूँ क्वेश्चन 12। द फ्रेज ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज़ सच पीपल इन इट इज स्पोकन बाय whom। ये फ्रेज किसने बोली है टेम्पेस्ट में? तो ये फ्रेज बोली है मिरांडा के द्वारा। मिरांडा स्पीक्स दिस लाइन्स अपॉन सीइंग द न्यू पीपल फ्रॉम द शिप रेक। जो जहाज़ स्टॉर्म की वजह से, टेम्पेस्ट की वजह से टूटता है और वहाँ पर ये मिरांडा पहली बार बहुत सारे लोगों को जब वहाँ पे देखती है तो इट रिफ्लेक्ट्स हर इनोसेंस एंड वंडर। जो एरियल कहानी बताता है ना, तो जो उसे अचंभा होता है तो वो कहती है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, है ना। तो वहीं से ऑल्डोस हक्सले ने अपने एक नॉवेल का टाइटल भी बना दिया ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हु प्लॉट्स अगेंस्ट ओलेंजो द किंग ऑफ नेपल्स। ओलोंजो के अगेंस्ट कौन प्लॉट रचता है, ठीक है। ओलोंजो के अगेंस्ट उसका भाई, ठीक है, क्योंकि अंटोनियो ने अपने भाई प्रोस्पेरो के साथ ऐसी ही चालबाजी करके प्रोस्पेरो को बाहर निकाल दिया है और अपने आप शासन कर रहा है। अब ये ओलोंजो के भाई सेबेस्टियन को परसुएड कर रहा है। ओलोंजो के भाई सेबेस्टियन को भी समझाता है कि देखो हटाओ इसे, मर्डर करो अपने भाई का ओलोंजो को, और जैसे मैंने अपने भाई के साथ किया वैसे तुम भी करो, तुम भी राजा बन जाओगे, ठीक है। तो ऐसे करके हु प्लॉट्स अगेंस्ट ओलोंजो द किंग ऑफ नेपल्स एंटोनियो एंड सेबेस्टियन। एंटोनियो सलाह देता है ओलोंजो के भाई सेबेस्टियन को, ठीक है, वैसा ही करने के लिए जैसा एंटोनियो ने अपने भाई प्रोस्पेरो के साथ किया है। ऑप्शन ए। हाउ डज प्रोस्पेरो प्लान टू रीगेन हिज ड्यूकडम। प्रोस्पेरो कैसे प्लान करता है अपना ड्यूकडम, अपना शासन वापस लेने के लिए? तो ये करता है बाय फॉरगिविंग हिज एनिमीज एंड रिनाउंसिंग मैजिक। ये जो है अपने दुश्मनों को माफ़ कर देता है और मैजिक को भी प्ले के अंत में त्याग देता है। कहता है प्रोस्पेरो कि मैं इस अपनी मैजिक की स्टिक को, मैजिक की छड़ी को हमेशा के लिए रख दे रहा हूँ, फेंक दे रहा हूँ, अपनी जादू की किताबों को भी समुद्र में फेंक दूंगा, ठीक है। तो इससे कुछ क्रिटिक्स ये भी देखते हैं, क्योंकि टेम्पेस्ट जो है ये लास्ट प्ले है, इसके बाद विलियम शेक्सपियर ने कुछ भी नहीं लिखा है। तो टेम्पेस्ट के बाद में जो जादू की किताबें, जादू की छड़ी फेंक देने, समुद्र में फेंक देने की बात जो प्रोस्पेरो ने की है, तो कुछ क्रिटिक बता रहे हैं वो टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो को थ्रू विलियम शेक्सपियर अपनी बात कर रहे हैं कि अब हम जो लिखने वाला जादू है, यानी ये सब काम जो अभी तक मैं करता चला आया हूँ, ये बंद कर दूंगा, ठीक है। तो एक तरफ प्रोस्पेरो अपनी जादू छोड़ने की बात करता है और वहीं से शेक्सपियर अपना लिखना यानी अपनी कलम रख देने की का काम भी किया है। तो दोनों को जोड़ कर देखते हैं कुछ क्रिटिक्स, ठीक है ना। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी। हु सेज द फेमस लाइन वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन। हम ऐसे स्टफ से बने हुए हैं जैसे ड्रीम्स हैं, जिनका कोई भरोसा नहीं है। ये बात कौन कहता है? ये प्रोस्पेरो कहता है, और जो आपका प्ले है उसके लगभग अंत में ही कहता है। प्रोस्पेरो कहता है एक्ट 4 सीन 1 में, कन्वेज द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ एंड इल्यूजन। कहता है कि लाइफ में कुछ नहीं है, जितना स्वप्न में सच्चाई है उतना ही लाइफ में होती है। ऑप्शन ए, ठीक है ना। जिन लोगों ने अभी क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। हु सेज हेल इज इम्पटी एंड ऑल द डेविल्स आर हेयर। किसने कहा था हेल इज इम्पटी एंड ऑल द डेविल्स आर हेयर? ये लाइन टेम्पेस्ट में ही बोली गई है और ये कहता है एरियल। एक्चुअल में ये एरियल जब पूरा तूफान खड़ा करके और सबको तबाह करके वापस प्रोस्पेरो के पास आता है उसे रिपोर्ट करने, उसे बताने कि क्या चल रहा है समुद्र तट पर, तो वहाँ पर एरियल बताता है इन शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट एरियल डिस्क्राइब फर्डिनांड्स क्राई। फर्डिनांड इससे बहुत डर गया है, इस तबाही से, तूफान से, टेम्पेस्ट से बहुत डरा हुआ है और फर्डिनांड चिल्लाता है हेल इज इम्पटी एंड ऑल द डेविल्स आर हेयर ड्यूरिंग द शिपरेक कॉज्ड बाई एरियल। एरियल ने ऐसा तूफान उठाया था प्रोस्पेरो के ऑर्डर के वजह से, प्रोस्पेरो ने ऐसा करने के लिए कहा था।
तो दिस कोट रिफ्लेक्ट्स फर्डिनांड्स टेरर एंड परसेप्शन ऑफ एविल एज ही विटनेस द केयास। फर्डिनांड जब केयास को देखता है, इस तबाही को देखता है, तो ऐसी जो है, तो इसी बात को एक्सप्लेन करता है एरियल कि किस तरीके से फर्डिनांड परेशान है। उसका कहना है, ये शब्द निकले हैं एरियल के मुंह से और बता रहा है कि तबाही कैसी हुई है समुद्र तट पर, प्रोस्पेरो को बता रहा है ना। तो इसका सही आंसर है एरियल। ठीक है, तो हेल इज इम्पटी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर। व्हाट इज मिरांडाज फर्स्ट रिएक्शन व्हेन शी सीज फर्डिनांड। फर्डिनांड को जब मिरांडा पहली बार देखती है तो उसका रिएक्शन क्या होता है? शी इमीडिएटली फॉल्स इन लव विथ हिम। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए। मिरांडा हैविंग सीन नो अदर मैन बिसाइड हर फादर एंड कैलिवन। मिरांडा ने इससे पहले अपने पिता को ही देखा था और कैलिवन को देखा था। जब उसने फर्डिनांड को देखा और फर्डिनांड दिखने में भी बहुत आकर्षक था, शी एक्सक्लेम्स आई माइट कॉल हिम अ थिंग डिवाइन। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये कोई दैवीय, ये व्यक्ति बहुत ही दैवीय है। फॉर नथिंग नेचुरल आई एवर सा सो नोबल, क्योंकि नेचुरली हमने ऐसा कभी कोई व्यक्ति देखा ही नहीं है। और वास्तव में मिरांडा ने देखा नहीं था, क्योंकि बहुत छोटी थी तो इसे महल से बाहर कर दिया गया था और ये एक आइलैंड पर रहने लगी थी। वहाँ कोई मैन या वुमेन था ही नहीं और जिसे मिरांडा देखती। ठीक है, ऑप्शन ए। हाउ डज द टेम्पेस्ट एड्रेस द थीम ऑफ पावर। पावर की बात कैसे समझ आती है टेम्पेस्ट प्ले में? थ्रू प्रोस्पेरोज कंट्रोल ओवर द आइलैंड। जब हम प्रोस्पेरो का कंट्रोल देखते हैं, उसके जादू का पावर, उसके ज्ञान का पावर, तो यहाँ पर हमें पावर की बात समझ में आती है। ठीक है, तो थ्रू कैलिवन्स रिबेलियन, कैलिवन भी विद्रोह करता है स्वतंत्रता पाने के लिए, अपना आइलैंड फिर से अचीव करने के लिए। तो पावर सब लोग चाह रहे हैं, सब चाह रहे हैं कि पावर मेरे कंट्रोल में। थ्रू एरियल्स लॉयल्टी एंड सर्विस। एरियल भी इतना लॉयल्टी से काम कर रहा है क्योंकि वो भी एक प्रोस्पेरो के पावर की वजह से काम कर रहा है। अगर प्रोस्पेरो के पास ऐसी शक्ति ना होती तो एरियल भी उसका लॉयल नहीं हो सकता था। ठीक है, तो ऑल एबव ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इसमें आप देखते हैं कि पावर भी एक थीम है। विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स द थीम ऑफ यूजर्प्शन द मोस्ट। कौन सा कैरेक्टर जो है सबसे ज़्यादा बड़ा यूजर्प्शन दिखता है? तो एंटोनियो ने ही हड़प लिया था, अजर्ब कर लिया था शासन अपने भाई का। ठीक है, तो एंटोनियो सबसे बड़ा अजर्पर है। ऑप्शन बी। व्हाट रोल डज गोंजालो प्ले इन द स्टोरी। गोंजालो का रोल क्या है? गोंजालो ये वही एक नौकर है जिसने मदद की थी प्रोस्पेरो की। ही हेल्प्स प्रोस्पेरो एंड मिरांडा सर्वाइव करने के लिए गोंजालो एक वहाँ का विश्वसनीय व्यक्ति है प्रोस्पेरो का। ये सीक्रेट तरीके से प्रोस्पेरो और मिरांडा को फूड और पीने के लिए पानी और जो मैजिक की जादू की किताबें हैं वो जहाज़ पर पहले ही रख देता है। ठीक है, तो एक काइंडनेस है गोंजालो की जिसकी वजह से प्रोस्पेरो आगे सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, 20 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट हैपन्स टू द शिपरेक्ड नोबल्स बाय द एंड ऑफ द प्ले। शिपरेक्ड नोबल्स, जो शिपरेक हुआ था, जहाज़ तूफान की वजह से टूटा था, बाद में इस पर जो लोग थे उनके साथ क्या हुआ? दे रिपेंट एंड रिकनसाइल विद प्रोस्पेरो। उन्हें पछतावा होता है और प्रोस्पेरो के साथ उनका समझौता हो जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी सही है। व्हाट इज यूनिक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट के स्ट्रक्चर में एकदम यूनिक चीज़ क्या है जो शेक्सपियर के बाकी प्लेज में नहीं देखने को मिलता है कंपेयर टू अदर शेक्सपियरियन प्लेज? तो एक ही बात जो है वो यूनिक है। इट फॉलोज अ 5 एक्ट स्ट्रक्चर, कि इसमें 5 एक्ट भी हैं इसके स्ट्रक्चर में, बट विथ यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। एकमात्र प्ले है विलियम शेक्सपियर का जिसमें टाइम, प्लेस और एक्शन की यूनिटीज फुलफिल होती है। एक शर्त होती है किसी भी जो है आपके ड्रामा में, जो आपके एरिस्टोटल है उन्होंने भी बताया, कोई ट्रेजेडी है तो ट्रेजेडी का मतलब वहाँ पर प्ले आप समझ लो, उसमें टाइम और प्लेस और एक्शन की यूनिटी बहुत ज़रूरी होती है। तो विलियम शेक्सपियर ने ऐसी कोई यूनिटी फॉलो नहीं की है अपने किसी प्ले में, लेकिन टेम्पेस्ट में ये तीनों यूनिटीज़ फुलफिल होती हैं। ठीक है ना, तो ये क्लासिकल यूनिटीज़ भी कही जाती हैं। 3 यूनिटीज़ होती हैं, टाइम, प्लेस और एक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात भी ध्यान रखें। टाइम का मतलब है कि जो भी घटना हो रही है जिस प्ले में वो केवल एक दिन की घटना हो,
एक दिन की घटना को कवर करे वो प्ले। प्लेस की बात करें द स्टोरी अकर्स इन वन लोकेशन, एक ही लोकेशन पे पूरी स्टोरी होनी चाहिए, जैसे कि इसमें पूरी स्टोरी आपकी उस आइलैंड की ही है। एक्शन की बात करें देयर इज वन सेंट्रल प्लॉट, एक सेंट्रल प्लॉट होना चाहिए। इसमें प्रॉस्पेरो का क्या प्लान था वही केवल मेन प्लॉट है, ठीक है। तो एक क्लासिकल ड्रामा वाली यूनिटीज को फुलफिल करता है टेम्पेस्ट, बाकी कोई भी प्ले विलियम शेक्सपियर का इन यूनिटीज को फुलफिल नहीं कर पाया। नेक्स्ट है हु सेज द फेमस लाइन वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, हम ऐसे बने हुए हैं जैसे स्वप्न, एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद स्लीप, हमारी जो छोटी ज़िंदगी है वो एकदम नींद से घिरी हुई है। तो ये बात प्रॉस्पेरो बोलता है एक्ट 4 सीन फर्स्ट में, ठीक है, एक्ट 4 सीन फर्स्ट में। वाई डज प्रॉस्पेरो फाइनली सेट एरियल फ्री, एरियल को लास्ट में प्रॉस्पेरो क्यों फ्री कर देता है, क्योंकि इसका टास्क, इसका काम, इसे जो करना था वो पूरा हो चुका होता है। बिकॉज एरियल कंप्लीट्स हिज फाइनल टास्क, और एरियल बहुत ही वफादारी के साथ प्रॉस्पेरो का काम करता है। बाद में इसी वजह से प्रॉस्पेरो एरियल को फ्री भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हु सेज ऑल हेल ग्रेट मास्टर ग्रेव सर हेल आई कम टू आंसर दाई बेस्ट प्लेजर, ठीक है। ये बात कहता है एरियल, एरियल स्वागत करता है प्रॉस्पेरो का और प्रॉस्पेरो को रेस्पेक्ट देता है, लॉयल्टी अपनी शो करता है, ठीक है, उस आइलैंड पर। तो ये एरियल की लाइन है। हु सेज यू टॉट मी लैंग्वेज एंड माई प्रॉफिट ऑन इट इज आई नो हाउ टू कर्स, कैलिबन बहुत दुष्ट था। कैलिबन ऐसा था जैसा नहीं आज के ज़माने में किसी के साथ आप अच्छाई करो लेकिन वो आपको आपके बारे में बुरा ही सोचेगा और आपको कैसे नुकसान पहुंचाया जा सके ऐसी योजनाएं बनाता रहेगा। ऐसे ही कैलिबन का काम था। कैलिबन को बोलना सिखाया। कैलिबन कंप्लेन्स टू प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा, एक्ट फर्स्ट और सीन 2 में ही रिसेंट देम फॉर टीचिंग हिम लैंग्वेज एज इट ओनली हेल्प्स हिम एक्सप्रेस हिज हैट्रेड। कहने का मतलब यह है प्रॉस्पेरो ने कैलिबन को बोलना सिखाया, ठीक है, क्योंकि ये तो असभ्य था एकदम वहाँ पर। और कैलिबन क्या करता है, आपने मुझे भाषा सिखाई है और मेरा प्रॉफिट ये हो गया कि अब मैं तुम्हें श्राप दे सकता हूँ, अब मैं तुम्हें गालियाँ दे सकता हूँ, क्योंकि अब मैं बोलना जान गया हूँ, गालियाँ कैसे दी जाती मैं जान चुका हूँ। तो ये करता है कैलिबन, ठीक है, ऑप्शन सी। वाई वॉज प्रॉस्पेरो ओवरथ्रोन एज द ड्यूक ऑफ मिलान, ड्यूक ऑफ मिलान के पद से क्यों ओवरथ्रो कर दिया था एंटोनियो ने, क्योंकि ही फोकस्ड टू मच ऑन मैजिक एंड निगलेक्टेड रूलिंग, ये शासन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था और पढ़ाई में, स्टडी में और मैजिक बुक्स पढ़ने में ही पूरा मस्त रहता था। तो इसी बात का फ़ायदा उठाया इसके छोटे भाई एंटोनियो ने ओलोंजो के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। What is Prospero's attitude towards power by the end of the play? Prospero पावर को लेकर, शक्ति को लेकर क्या सोचता है प्ले के अंत में? He decides to rule the island. आइलैंड को रूल करने की बात नहीं सोचता। He gives up magic and forgives his enemy. वो अपना जादू त्याग देता है और अपने शत्रुओं को भी माफ़ कर देता है। ऑप्शन बी सही आंसर है, ठीक है। प्रॉस्पेरो बाद में ये रिनाउंस करता है, मीन्स ये क्लियर करता है आई विल ब्रेक माई स्टाफ, मीन्स मैं अपनी इस जादू की छड़ी को तोड़ दूंगा, एंड ड्राउन माई बुक, और अपनी जो पुस्तकें हैं जादू की इन्हें भी डुबो दूंगा। ये बात कहता है प्रॉस्पेरो। और क्रिटिक्स कहते हैं कि प्रॉस्पेरो के मुंह से बोल तो विलियम शेक्सपियर ही रहे हैं कि अब मैं अपना जादू जो अभी तक दिखाया है पूरा एलिजाबेथन एज में, अपना लिखने की कला से लिखने वाला जादू, अब मैं उस जादू की छड़ी को रख रहा हूँ। और वास्तविकता है कि उसके बाद विलियम शेक्सपियर ने भी कुछ लिखा नहीं, तो विलियम शेक्सपियर ने भी सोच समझ कर ही ये लाइन इस प्ले में जोड़ी होगी, ऐसी बात मानते हैं कुछ क्रिटिक्स, ठीक है। तो आंसर बी। व्हाट इज एरियल्स रिलेशनशिप विथ प्रॉस्पेरो, एरियल का रिलेशनशिप प्रॉस्पेरो के साथ क्या था? ही इज प्रॉस्पेरो का सर्वेंट है, लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, एरियल एक सर्वेंट की तरह काम करता था। एरियल को जो है साइकोरेक्स के चुंगल से प्रॉस्पेरो ने छुड़ाया था और फिर ये अपना फ्रीडम मांगता रहता है प्रॉस्पेरो से कि अब हमें रिलीव करो, हमें जाने दो। प्रॉस्पेरो कहता है और थोड़ा काम बचा है, मैं आपको फ्री कर दूंगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हाउ डज एरियल इन्फ्लुएंस द प्लेस एंडिंग, एरियल प्ले के एंडिंग को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? ही कन्विंसेस प्रॉस्पेरो टू टेक रिवेंज,
He urges Prospero to forgive his enemies. He escapes the island before the final scene. He helps Caliban kill Prospero. आंसर बी सही है। वो प्रोस्पेरो से अर्ज करता है कि भाई माफ़ कर दो, आपके शत्रु हैं, अगर ये सही हो गए हैं, इनका रवैया ठीक हो गया तो इन्हें माफ़ करो। तो ये करता है एरियल, प्रोस्पेरो से ऐसा बोलता है। तो जो टेम्पेस्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस हमने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। और इस क्लास को इम्पॉर्टेंट तरीके से देख लें, वॉच कर लें, क्योंकि 30 क्वेश्चंस हैं। टेम्पेस्ट से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटा है जो इम्पॉर्टेंट हो और आपकी इस क्लास में मैंने डिस्कस ना किया हो। आई होप इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको टेम्पेस्ट की स्टोरी भी कुछ समझ में आई होगी, इसीलिए मैंने डिटेल से इसका एक्सप्लेनेशन किया। तो मिलेंगे अगली किसी क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू। और आपको किस विषय पर क्लास चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, जिस पर ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उस पर आपको वीडियो देता रहूँगा। मिलेंगे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग।